अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है और आपका एग्जाम आने वाला है, तो ये वीडियो फटाफट आप देख लो। ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ मैं। ये जो है इकोनॉमिक्स है, ठीक है, 10th क्लास की जो इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है ना, ये उसके बारे में है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही लिखा है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, ताकि एग्जाम में जाकर आप इसका आंसर दे सके। तो जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है संसाधन और विकास, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास क्या है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में आया है। तो 2014 में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रीय विकास क्या है। तो समझते हैं राष्ट्रीय विकास कहते हैं किसे। तो राष्ट्रीय विकास में ये कह रहा है, ये एक व्यापक शब्द है जिसमें जीवन स्तर में सुधार शामिल है, लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। शॉर्ट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ना, शिक्षा का बढ़ना, चिकित्सा का बढ़ना, सामाजिक सेवाओं का बढ़ना, अगर ये सारी चीजें देश में बढ़ती है तो इसी को हम राष्ट्रीय विकास कहते हैं। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वो औसत आय या प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ये भी 2014 में आया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आसान है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो आपको एक काम करना है, टोटल जनसंख्या, मतलब जितने भी पॉपुलेशन है और जितनी भी उनकी इनकम है, उन दोनों को डिवाइड कर देना है। अगर हम उन दोनों को डिवाइड कर देते तो इससे प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है, जिसका अर्थ होता है एक व्यक्ति की कमाए जाने वाली इनकम। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कह रहा है विभिन्न देशों की तुलना के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। पहले तो बेटा ये क्वेश्चन 2010 और 2012 दोनों में आया है। तुमसे ये पूछ रहा है कि अगर किसी भी देश की तुलना करनी हो तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है उसका नाम है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी वो देश अच्छा होगा। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है, मान लो ये ए देश है, ये बी देश है, इसमें प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, इसमें प्रति व्यक्ति कम है। तो यहाँ देश में लोगों के पास इनकम के सोर्स ज्यादा होंगे, बेरोजगारी कम होगी, तो ये वाला देश अच्छा माना जाएगा। तो इसीलिए प्रति व्यक्ति आय सबसे अच्छा घटक माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार किन देशों को अमीर देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर सिंपल है, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या है। तो शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है 1000 बच्चों में से जितने बच्चों की डेथ हो जाती है और जिनकी उम्र 1 वर्ष से कम हो। मैंने मान लिया 1000 बच्चों का जन्म हुआ और 50 बच्चों की डेथ हो गई, तो इसी को शिशु मृत्यु दर कहा जाएगा। अगला है, साक्षरता दर क्या है। तो साक्षरता दर का मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों की संख्या। तो भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं वो है केरल में। अगला क्वेश्चन यही बनता है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो उसका रीजन यही है कि केरल में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, साक्षरता दर अच्छी है, जिसकी वजह से वहाँ शिशु मृत्यु दर कम होती है, वहाँ हॉस्पिटल वगैरह ज्यादा अच्छे होते हैं। आगे लिखा है, मानव विकास क्या है। तो मानव विकास का मतलब ऐसे घटक से है जो स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, स्वतंत्रता, सुरक्षा, इन सारी चीजों का ध्यान रखता है, उसी को मानव विकास कहते हैं। अब है सतत विकास। देखो सतत विकास थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। तो सतत विकास का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका हम प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल इस तरह करना कि उसे फ्यूचर वाले भी देख सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ पेट्रोल, तो पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल अभी तो हम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो पता नहीं आने वाली जनरेशन को देखने को मिले या ना मिले। इसीलिए इसीलिए पेट्रोल का जो इस्तेमाल है हमें सावधानी से करना चाहिए, और यही सतत विकास कहलाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा संगठन है जो एचडीआर को नापता है। तो भाई एचडीआर को जो नापता है उसका नाम है यूएनडीपी। एचडीआर को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं, तो इसे एचडीआई भी कहा जा सकता है। इसको यूएनडीपी नापता है, और वो क्या क्या नापता है, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर और प्रति व्यक्ति आय का स्तर। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विकास की कोई 4 विशेषताएं बताएं। तो भाई विकास की जो पहली विशेषता है वो अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास होता है। अब कह रहा है जो एक के लिए विकास हो सकता है दूसरे के लिए विकास नहीं हो। आय विकास और महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन एक दूसरे को व्यवहार से स्वास्थ्य, शांति और साक्षरता भी होना चाहिए। विकास के लिए लोग निश्चित लक्ष्य को देखते हैं। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विकसित देश की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करो। तो विकसित देश हम उसे कहते हैं जिसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, इसके अलावा देश में साक्षरता दर अधिक हो, और जिसमें अधिकतर लोग सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हो। ऐसे देश को हमने विकसित देशों की कैटेगरी में रखा गया है। अब अगला जो क्वेश्चन है, जो एक देश के लिए विकास होता है तो वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए विकास हो। समझा कर बताइए। 2012 में आया, बिल्कुल सही बात है ये। अब जरूरी नहीं है कि जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए भी विकास हो। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं हम, एक मजदूर है जो काम करके मजदूरी कमाता है, तो मजदूरी तो उसके लिए इनकम हो गई, लेकिन जो उद्यमी है जिसके पास वो काम कर रहा है उसके लिए तो खर्च है। तो यहाँ एक का विकास है और दूसरे का विकास नहीं है। ऐसे ही बहुत से है, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एक अमीर किसान व्यापारी अधिक कीमत पर खाद्यान्न बेचता है, जबकि गरीब कम किसान बेचता है। तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे, मैंने इसको आप लोग पढ़ लेना। मानव विकास सूचकांक क्या है। तो भाई एचडीआई का उपयोग किसी देश के विकास को नापने के लिए किया जाता है। इसे यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे किया जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है भूजल के संदर्भ में सतत विकास। सतत विकास हम पहले पढ़ चुके हैं। सतत विकास का मतलब इस तरह से इस्तेमाल करना कि भावी पीढ़ी को उसका देखने को मिल सके। भूजल का मतलब यही है पानी। पानी का इस्तेमाल हमें इस तरह करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो उपलब्ध हो सके। अब इसके लिए हमें पानी को बचा के रखना चाहिए, पानी का कम इस्तेमाल करना चाहिए। आपके मन में जो भी आए इससे बना के आप लिख सकते हैं। अब यहाँ इसके बाद हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है और हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। तो दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन फटाफट आप देख लो। पहला क्वेश्चन क्या है, जीडीपी क्या है। जीडीपी के बाद अगला क्वेश्चन क्या है, किस आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर किया जा सकता है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को समझाइए। इसको हम लोग नरेगा भी कहते हैं। इसके बारे में ध्यान से सुन लेना। इसके अंदर ऐसा होता है, सरकार गाँव में जो लोग भी बेरोजगार है उन्हें 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है, और अगर सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पाती तो 100 दिन का उन्हें भत्ता यानी कि उन्हें सैलरी दी जाएगी। वो भी कितने दिन की, 100 दिन की दी जाएगी। अब इसके बाद सहारा एयरलाइंस में बीएसईएस के इसके उदाहरण बहुत सारे तरह के। अल्प रोजगार क्या है, प्राथमिक क्रिया क्या है, द्वितीय क्रिया क्या है और तृतीय क्रिया क्या है। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे लोगों के काम करने के घंटे फिक्स होते हैं, उन्हें छुट्टियां मिलती है, पीएफ मिलता है, बोनस मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। जबकि इसका एग्जाम्पल हो गया, मान लो किसी कंपनी में काम करना या सरकारी क्षेत्र में काम करना। जबकि असंगठित कौन सा होता है, जैसे फेरी वाले। संगठित असंगठित इन दोनों के बारे में से किसी के बारे में पूछेगा। अगला क्वेश्चन है नरेगा 2005 क्या था। तो ये नरेगा 2005 वही था जिसमें 100 दिन की गारंटी दी गई थी जॉब की, और ये गांव में चली थी, और इसी के बाद ये भी खत्म। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले एक बार ध्यान से, एग्जाम में इनके आने के ज्यादा चांस है।